हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। दोस्तों, हमारी लास्ट वीडियो के अंदर जो ज्योग्राफी के जो पार्ट थे दोस्तों, हमने उसके अंदर भारत की जो नदियों का जो टॉपिक है बच्चों, हमने वो कर लिया था। आज जो आपका टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा भारत की एग्रीकल्चर के बारे में और आपकी भारत की मिट्टियों के बारे में दोस्तों। तो आज हम दोस्तों भारत की मिट्टियों के बारे में, जो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चों, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे टॉपिक करते हैं भारत की मिट्टियाँ, सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि भारत में एग्रीकल्चर से संबंधित या भारत में मिट्टियों से संबंधित अनुसंधान किस संस्थान द्वारा करवाए जाते हैं, तो दोस्तों एक संस्थान है जिसका नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। हिंदी में इसको बोला जाता है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। कहाँ पे है दोस्तों, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर है। और अगर स्थापना की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो है 16 जुलाई 1929 को की गई थी। कब की गई थी? 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना की गई है, दिल्ली के अंदर है। और ये ICAR क्या करता है दोस्तों, भारत में मिट्टियों से संबंधित और भारत में कृषि से संबंधित जितने भी रिसर्च हैं दोस्तों, वो ICAR के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत की मिट्टियों की। इस ICAR ने भारत की मिट्टियों को दोस्तों 6 भागों में बांटा है। कितने भाग में? 6 भागों में। वैसे तो देखा जाए तो दोस्तों भारत में 8 तरह की मिट्टियां पाई जाती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों मिट्टियां टोटल 6 ही है। बाकी की जो 2 मिट्टियां हैं वो इन्हीं मिट्टियों के कोई न कोई पार्ट है, इन्हीं मिट्टियों से मिलकर बनी हुई है। तो देखो दोस्तों, ये 6 मिट्टियां हैं कौन सी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहली जो मिट्टी है उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। उसके बाद आता है दोस्तों लाल मिट्टी, रेड सॉइल। तीसरे नंबर पे काली मिट्टी। उसके बाद आता है दोस्तों पर्वतीय मिट्टी। 5वें नंबर पे आता है दोस्तों लैटराइट मिट्टी। और उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी। तो अगर देखा जाए तो ये 6 मिट्टियां ही हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं। बाकी की जो 2 मिट्टियां हैं, जैसे लवणीय क्षारीय मिट्टी है, पीट व दलदली मिट्टी है दोस्तों, वो इन्हीं मिट्टियों से मिलकर बनती है। तो हम यहाँ पे इन 6 मिट्टियों के बारे में करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले नंबर पे लिखी है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल्स। तो भारत में दोस्तों इस मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 43% के नियर अबाउट इस मिट्टी का विस्तार दोस्तों भारत में देखने को मिलता है। अगर सबसे कम मिट्टी की बात करें बच्चों हम, तो सबसे कम मिट्टी जो भारत में पाई जाती है, जो यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में लिखी है दोस्तों, मरुस्थलीय मिट्टी, इसका विस्तार भारत में सबसे कम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो लगभग 2% के नियर अबाउट भारत में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार
पाया जाता है। तो दोस्तों दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाते हैं कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। अगर सबसे कम मात्रा की बात की जाए तो भारत में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार सबसे कम पाया जाता है। अगर मिट्टियों से संबंधित अनुसंधान की बात की जाए तो कौन करता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करता है, आईसीआर करता है। और आईसीआर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 16 जुलाई 1929 को आईसीएआर की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों अब बारी बारी से दोस्तों हम एक एक मिट्टी को उठाएंगे, उसकी स्पेशल चीजों को हम करेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। और दोस्तों इसको ध्यान से करना है बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम मिट्टी की बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों जलोढ़ होता क्या है, दोस्तों एक जो नदी होती है, नदी जब पहाड़ों से उतरती है, पर्वतों से जब नदियां उतरती है तो वो क्या करती है, पर्वतों की मिट्टी का अपरदन करती है। और अपरदन के द्वारा वो उन पहाड़ों से उन मिट्टियों का कटाव करके उनको मैदानों में ले आती है और मैदानों में लाकर उसको क्या कर देती है दोस्तों, बिछा देती है। तो उसी मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चंस, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, कोई मिट्टी आपको दे देगा एग्जाम में और कहेगा बताइए इस मिट्टी के अंदर किस तत्व की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अगर बात की जाए दोस्तों भारत की मिट्टियों की, तो भारत की मिट्टियों में दोस्तों 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हम नाइट्रोजन की, उसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस की, और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ह्यूमस की, जीवाश्म। तो दोस्तों ये 3 तत्व वो तत्व है जिनकी हमारे यहाँ पे मिट्टियों के अंदर सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है। ऑप्शन में नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, ह्यूमस हो, तो दोस्तों आप उसको क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टी का उपनाम क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना इस मिट्टी को कोप मिट्टी तथा कचारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को ही कोप मिट्टी या कचारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण है दोस्तों नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ों से हुआ है, जलोढ़ों से हुआ है। वह मिट्टी जिसका निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अपवादों से हुआ है, जलोढ़ों से हुआ है, गादों से हुआ है, तो वो मिट्टी कौन सी है दोस्तों, वो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और ये जलोढ़ मिट्टी जो है ना दोस्तों वो खाद्यान्न की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्यान्न की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी समझी जाती है या जिस मिट्टी के अंदर अनाज सर्वाधिक मात्रा में पैदा होता है वो मिट्टी कौन सी है, तो दोस्तों वो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। अगर मैं दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के विस्तार की बात करूं तो इसका जो विस्तार है दोस्तों ये है, यानी कि उत्तर में सतलुज के मैदान से लेकर उत्तर भारत में सतलुज, यहां से दोस्तों देखिए सतलुज नदी जाती है, तो उत्तर भारत में सतलुज के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक है। ये सतलुज का मैदान, ये गंगा का मैदान और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस एरिया के अंदर दोस्तों जो मिट्टी मिलेगी
वो मिट्टी कौन सी कहलाएगी? जलोढ़ मिट्टी कहलाएगी। क्योंकि यहां पे आपको पता है दोस्तों, हिमालय, ये हिमालय है और हिमालय की शिवालिक श्रृंखलाओं से हमारे नदियां उतरती है। तो वो नदियां क्या करेगी? इसका कटाव करेगी और कटाव करने के बाद इस मिट्टी को इन मैदानों के अंदर क्या कर देगी दोस्तों? बिछा देगी। तो यहाँ पे नदियों के जलोढ़ों से मैदान का निर्माण हुआ है, मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो इस मिट्टी को हम क्या बोल लेंगे? जलोढ़ मिट्टी हम इसको बोल लेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, वो दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बंगर मिट्टी, और दूसरे नंबर पे जो मिट्टी आती है दोस्तों, वो मिट्टी है खादर मिट्टी। ये दो मिट्टियां हैं दोस्तों। पहले नंबर पे आती है बांगर मिट्टी और दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन सी मिट्टी आती है? खादर मिट्टी। फर्क क्या है दोनों में? बांगर मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसका निर्माण पुराने समय में नदियों के द्वारा लाकर बिछाए गए जलोढ़ों से हुआ है। आज मिट्टी नहीं आई है। पुराने टाइम में कभी नदियां फॉलो करती थी, उस नदी ने मैदानों का निर्माण किया था। आज वो नदी की जलधाराएं विलुप्त हो चुकी है और वहां पे एक मिट्टी का मैदान बन गया है। तो उस मिट्टी के मैदान को क्या बोला जाता है? बांगर मिट्टी का मैदान। ठीक है दोस्तों। खादर मिट्टी का मैदान कौन सा होता है? नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ से निर्मित मैदानों को क्या बोला जाता है? खादर मिट्टी का मैदान बोला जाता है। भारत के जिन एरियो में प्रतिवर्ष नदियों से बाढ़ आती है कि भाई बारिश का मौसम आया, बारिश के मौसम में क्या होता है दोस्तों? नदियां उफान पर आ जाती है, नदियों का पानी दूर दूर तक फैल जाता है। फिर बाद में धीरे धीरे वो नदियां सूखती हैं, उनके जलधाराएं सीमित होती है, तो एक नई मिट्टी का मैदान वहां पे बन जाता है। वो मिट्टी पुराने टाइम में तो नहीं आई थी, वो मिट्टियां अब आई है, उस बाढ़ से आई है। तो वो एक जो नई मिट्टी की जो परत बैठी है ना दोस्तों, वो मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाएगी? खादर मिट्टी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। तो एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि कीचड़ जो होता है, कीचड़ जब सूखता है तो वो एक नई मिट्टी की परत बना देता है। ठीक है दोस्तों। तो वही कौन सी मिट्टी होती है? खादर मिट्टी होती है। ठीक है। और ये दोनों मिट्टी किसकी फसल के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों? ये खाद्यान्न यानी कि अनाज की फसल के लिए, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ऐसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी ये समझी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में सबसे उपजाऊपन किस मिट्टी का है, तो दोस्तों सीधी सी बात है कि जो मिट्टी नई आई है, पोषक तत्व ज्यादा उसके अंदर आपको मिलेगा, तो अनाज भी ज्यादा होएगा, खाद्यान्न ज्यादा होएगा वहां पे। तो उपजाऊपन किस मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा होता है? खादर मिट्टी के अंदर उपजाऊपन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछ लिया जाए कि फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मिट्टी है, अगर फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात की जाए तो दोस्तों बांगर मिट्टी फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी समझी जाती है। अगर खाद्यान्न की फसल के लिए, या फिर ऐसे बोल दिया जाए कि उपजाऊपन किस मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा होता है, तो खादर मिट्टी के अंदर उपजाऊपन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों। तो विस्तार की मैंने आपको बताया है कि ऊपर सतलुज के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक है। तो यहां पे जितने भी राज्य हैं वहां पे इस मिट्टी का विस्तार मिलेगा आपको। जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया। तो इन राज्यों के अंदर कौन सी मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा? तो इन राज्यों के अंदर आपको जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। गंगा के मैदान में, ब्रह्मपुत्र के मैदान में और सतलुज के मैदान में। ठीक है दोस्तों। कौन कौन सी फसलें यहां पे बोई जाती है तो मैंने बताया है आपको। गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया। तो ऐसी फसलें यहां पे सबसे ज्यादा बोई जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपकी जलोढ़ मिट्टी।
इसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली मिट्टी के बारे में। अगली मिट्टी का नाम था दोस्तों यहां पे, कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। रेड सॉइल्स। तो दोस्तों देखिए, जो लाल मिट्टी है इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसी कारण इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। आयरन ऑक्साइड होता क्या है? आपने देखा होगा दोस्तों, किसी लोहे को जब जंग लगता है तो आप उसके ऊपर उंगली को फेराते हो तो आपकी उंगली के ऊपर एक रेड कलर का, भूरे कलर का एक पेस्ट लग जाते हैं। तो वो पेस्ट ही क्या होता है दोस्तों? वो आयरन ऑक्साइड होता है। और जब वो आयरन ऑक्साइड किसी मिट्टी के अंदर मिलता है तो उस मिट्टी का रंग कैसा कर देता है? लाल कर देता है। तो यहां पे अगर देखा जाए, भारत के जिन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है वहां पे आयरन का प्रचुर भंडार मिलता है। यानी कि वहां पे क्या मिलता है? आयरन मिलता है। तो उस मिट्टी के अंदर आयरन ऑक्साइड है तो मिट्टी का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लाल मिट्टी इसको बोला जाता है। जैसे कि मंगल ग्रह, प्लेनेट की हम बात करें तो मंगल ग्रह वो ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों बोला जाता है उसको? क्योंकि उसकी मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं विस्तार की बात करूं, अगर मैं लाल मिट्टी के विस्तार की बात करूं तो भारत का वो क्षेत्र जो पठारों से घिरा हुआ है वहां पे कौन सी मिट्टी का विस्तार आपको दिखाई देगा? लाल मिट्टी का। देखिए दोस्तों, ये वाला जो भारत है, इस भारत के अंदर कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? लाल मिट्टी। बात करते हैं तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा, एमपी का दक्षिणी हिस्सा। तो दोस्तों यहां पे कौन सी मिट्टी का विस्तार आपको ज्यादा दिखाई देगा? तो दोस्तों आपको लाल मिट्टी का विस्तार यहां पे सबसे ज्यादा दिखाई देगा। अब सारे राज्य आपको ध्यान नहीं रखने हैं। आपसे क्वेश्चन क्या बोलेगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस राज्य में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत का तमिलनाडु वो राज्य है जिसके अंदर लाल मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो लाल मिट्टी है दोस्तों, लाल मिट्टी खाद्यान्न की फसल के लिए एक उपयुक्त मिट्टी नहीं समझी जाती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है। अगर आप आयरन ऑक्साइड, कोई पौधा लगाया आपने, उस पौधे के अंदर आपने कोई जंग वगैरह वाली कोई चीज डाल दी तो पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो खाद्यान्न की फसल यहाँ पे नहीं हो सकती, इतनी ज्यादा नहीं होती यहाँ पे मेन फसलें कौन सी होती है? जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि जूट हो गया, गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, इसके अलावा जैसे चाय हो गई, रबड़ हो गया, पटसन हो गया। तो ऐसी फसलें यहां पे ज्यादा ली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ लिया जाएगी लाल मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, तो आप कोई भी देख सकते हो, चाय, रबड़, पटसन, बाजरा, गन्ना और जूट, इनमें से कोई भी दे रखी है वो फसलें यहाँ पे बोई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी लाल मिट्टी। इसके बाद जो मिट्टी आती है दोस्तों, वो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, काली मिट्टी। सॉरी। तो देखिए दोस्तों, काली मिट्टी इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो कलर है वो स्लेटी कलर आप बोल सकते हो, इसको ब्लैक कलर आप इसको बोल सकते हो, कुछ हल्का हल्का ऐसा ब्लैक ब्लैक कलर इसका होता है, भूरे भूरे कलर का। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि इस मिट्टी के अंदर मैग्नेटाइट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है? मैग्नेटाइट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है ना, मैग्नेट ज्यादा मिलता है यहां पे, जिसके कारण मिट्टी का रंग कैसा है? काला है। ठीक है, और जो काली मिट्टी के कई उपनाम है दोस्तों,
काफी सारे नामों से इसको पुकारा जाता है, वो नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोल देता हूं लावा मिट्टी, अगर मैं बोल देता हूं राखी मिट्टी, अगर मैं बोल देता हूं कपासी मिट्टी, अगर मैं बोल देता हूं रेगुर मिट्टी, अगर मैं बोल देता हूं चेरनोजम, तो ये सारे के सारे नाम किस मिट्टी के हैं दोस्तों? ये काली मिट्टी के नाम हैं। लावा मिट्टी या राखी मिट्टी इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस मिट्टी का जो निर्माण है वो दक्कन के पठार की लावा चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। दक्कन का पठार अपर्दन हुआ तो मिट्टी कहां बिछ गई? यहां पे बिछ गई। तो इन एरियो के अंदर आपको कौन सी मिट्टी दिखाई देगी? काली मिट्टी दिखाई देगी। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? लावा से निर्मित है तो लावा मिट्टी बोल दिया, राख होती है तो राखी मिट्टी इसको बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसको कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कपासी मिट्टी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि काली जो मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे बार बार पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी समझी जाती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी समझी जाती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, भारत के किस राज्य में होता है, तो दोस्तों कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो गुजरात में होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। लेकिन दोस्तों अगर ये पूछ लिया जाए कि जी कपास की खेती सर्वाधिक किस राज्य में की जाती है, दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है। तो आपको क्या करना है जी? महाराष्ट्र में। उत्पादन की बात करें तो क्या करना है? गुजरात करना है। खेती की बात करता है तो आपको क्या करना है? महाराष्ट्र करना है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं काली मिट्टी के विस्तार की बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जी काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहां पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा यह गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि के कुछ हिस्सों में भी इस मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, कपासी मिट्टी बोल देते हैं, रेगुर मिट्टी बोल देते हैं, राखी लावा मिट्टी बोल देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो चेरनोजम के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों काली मिट्टी के अंदर नमी धारण करने की अक्षमता सबसे ज्यादा होती है। किस मिट्टी के अंदर नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है दोस्तों? तो काली मिट्टी के अंदर। की काली मिट्टी ज्यादा से ज्यादा पानी को अपने अंदर स्टोर रख सकती है। जैसे जिनकी छतें कच्ची होती है तो उसके ऊपर काली मिट्टी का लेप लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है दोस्तों? ताकि पानी उसके ऊपर आए तो पानी को वो नीचे नहीं रिसने नहीं देती, जितना पानी वो स्टोर कर सकती करेगी, उसके बाद बाकी का जो पानी है वो बाहर निकाल देगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा। इसी कारण तो जब काली मिट्टी का कोई खेत होता है और बारिश के दिनों में हमारे पैर सबसे ज्यादा यहाँ पे फिसलते हैं, क्योंकि पानी जो होता है ये बिल्कुल ऊपर खड़ा रहता है इसके ऊपर, तो जो पैर का जो घर्षण बल है वहां पे काम नहीं कर पाता और हम सीधे खड़े नहीं रह पाते, हम फिसल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर बोल दे शुष्क मिट्टी,
तो शुष्क मिट्टी किसे कहा जाता गया था? सौते जुताई वाली मिट्टी। ऐसी मिट्टी जो खेत को अपने आप जोत देती है, वो मिट्टी कौन सी होती है? वो काली मिट्टी होती है दोस्तों। कि भाई काली मिट्टी का जो खेत होता है उसको आपको जोतने की ज़रूरत नहीं होती। कि क्या होता है, देखो दोस्तों, जब हमें फसल लेनी होती है, पानी लगाना होता है, तो पहले किसान क्या करता है? उस खेत को खोदता है। क्यों खोदता है? उसके अंदर दरारें क्यों डालता है? क्यों? ताकि पानी उसके दरारों के माध्यम से अंदर तक चला जाए। लेकिन जो काली मिट्टी का जो खेत होता है, जब इस मिट्टी के अंदर पानी की कमी होती है तो दरारें अपने आप पड़ जाती है, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। तो उस खेत के अंदर हमें दरारें डालने की ज़रूरत नहीं होती, जुताई करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही बारिश होगी, पानी उन दरारों के माध्यम से अपने आप नीचे चला जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं सौते जुताई वाली मिट्टी, इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपकी काली मिट्टी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगली जो मिट्टी है, उस मिट्टी का नाम है पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। तो पर्वतीय मिट्टी कौन सी होती है? पर्वतीय मिट्टी वो मिट्टी होती है जो पर्वतों की ढलानों पर पाई जाती है। भारत के जो पर्वतीय जो अक्षेत्र है ये वाला, तो इसकी ढलानों पर जो मिट्टियों का विस्तार आपको दिखाई देगा, वो मिट्टी कौन सी कहलाएगी? पर्वतीय मिट्टी कहलाएगी। भारत के जो हिमालयी क्षेत्र, ये वाले जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे आपको पर्वतीय मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, अब पर्वतों की ढलानों, अगर बारिश का पानी इसके ऊपर आएगा तो ढलानों के माध्यम से पानी नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिट्टी क्या रह जाएगी? सूखी रह जाएगी। ये मिट्टी नमी को धारण नहीं कर पाती है, सूखी रह जाती है। तो इसलिए इस मिट्टी में आप खाद्यान्न की फसल नहीं ले सकते। इस मिट्टी में आप क्या कर सकते हो? पेड़ की खेती कर सकते हो। अगर आप खाद्यान्न की फसल या कोई अन्य कोई फसल आप यहां पे लेना चाहते हो, तो आपको यहां पे समोच्च खेती को अपनाना पड़ेगा। ढलानों को आपको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, ताकि नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाए। उसके बाद आप छोटी फसलें यहाँ पे ले सकते हो। अन्यथा आप क्या करोगे? यहाँ पे पेड़ों की खेती करोगे। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर पेड़ लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, साल के होते हैं, चीड़ के होते हैं, देवदार के होते हैं, सागौन के होते हैं। तो यहाँ पे ये पेड़ों की खेती की जाती है, लकड़ी की खेती यहाँ पे की जाती है। ठीक है दोस्तों, पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं लेकिन पानी की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे खाद्यान्न की फसल नहीं ली जाती। यहाँ पे किसकी फसलें ली जाती है? पेड़ों की ली जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी के लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? लेटराइट मिट्टी वहां पे ज्यादा पाई जाती है जहां पे अत्यधिक तो वर्षा हो, प्लस में उष्मा की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। जहां पे गर्मी भी बहुत ज्यादा हो और बारिश भी बहुत ज्यादा होती हो, ऐसे क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिलेगी? लेटराइट मिट्टी। भारत का केरल का एरिया, तमिलनाडु का इधर वाला एरिया, कोरोमंडल तट वाला एरिया हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। या फिर मुंबई का एरिया हो गया, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे मिट्टी कौन सी मिलेगी आपको? लेटराइट मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो लेटराइट मिट्टी होती है दोस्तों, वो मसालों की खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है। यहाँ पे मसाले पैदा किए जाते हैं। केरल में आप देखो, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मानसून हमारा यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा बारिश करेगा।
ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी ये समझी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी। मैंने बताया था कि जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसका विस्तार भारत में सबसे कम पाया जाता है। कहाँ पाई जाती है ये? सबसे ज़्यादा राजस्थान में। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, गुजरात, इन क्षेत्रों में भी मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। और जो मरुस्थलीय मिट्टी है दोस्तों, इसके अंदर पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसलिए ये जो मिट्टी है वो अनाज की खेती के लिए उपयुक्त नहीं समझी जाती, खाद्यान्न की फसल के लिए उपयुक्त नहीं समझी जाती। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? मोटे अनाज की खेती कर सकते हो। बाजरा हो गया, चना हो गया, ग्वार हो गया, ये फसलें यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप गेहूं नहीं बो सकते, आप चावल नहीं बो सकते, आप गन्ना नहीं बो सकते यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा क्या है? कम है। पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं लेकिन पानी की क्या होती है? कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। और भारत में मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है, मैंने आपको दोस्तों बताया था कि भारत में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार सबसे कम देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में ये मिट्टियाँ आपको पाई जाती है दोस्तों, और इन मिट्टियों से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये मिट्टियाँ करनी है दोस्तों। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता, आपके कोई भी डाउट है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में उसके कमेंट जरूर डाला करें। आपकी समस्याओं का समाधान वहां पे जरूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम मिट्टियों का टॉपिक करते हैं। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर भारत का जो एग्रीकल्चर का जो पार्ट है दोस्तों, हम उसको करेंगे।